अनुच्छेद 370 आप सभी ने पहले इसको कभी ना कभी सुना ही होगा। कुछ लोगों को शायद पता भी होगा और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में शायद नहीं पता हो। साथ ही आपको लग रहा होगा कि यह अनुच्छेद 370 एक बार फिर चर्चा में क्यों बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाना कानूनी था या फिर नहीं, इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का पीठ अपना फैसला सुना रहा है। आइए आज हम आपको अनुच्छेद 370 इसे हटाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, या फिर अनुच्छेद 370 क्या है इसकी भूमिका भी दर्शाते हैं। जहां आप ये भी जान पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले लोगों और सरकार की इसको लेकर दलीलें क्या कुछ हैं। आइए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या कुछ है। तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। ये भारतीय संविधान की उपयोगिताओं को राज्य में सीमित कर देता था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति बिल्कुल पूरी तरह से अनिवार्य भी जरूरी थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस अनुच्छेद में इस बातों की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे। इसने जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेद को कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। उसने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि वह संविधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A को पूरी तरह से हटा देगी। अनुच्छेद 35A को 1954 से संविधान में शामिल किया गया था। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को सरकारी रोजगार, राज्य में संपत्ति खरीदने, राज्य में रहने के लिए विशेष अधिकार देता था। इसे कैसे हटाया गया? इसे हटाने के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और पेचीदा थी। 2019 में 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था। इसमें संविधान में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समक्ष होगी। यहां तक कि यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि संशोधन पारित भी हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। जून 2018 में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा था। सामान्य परिस्थितियों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरी होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव बिल्कुल नहीं थी। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी थी। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया था। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख से नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने का परिणाम क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को या तो हिरासत में ले लिया गया था या फिर गिरफ्तार किया गया था या फिर नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाखों जवानों को तैनात किया गया था। 2G इंटरनेट को भी कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया था, जबकि 4G इंटरनेट फरवरी 2021 में बहाल किया गया है। अनुच्छेदों को हटाए जाने के तुरंत बाद इसे कानूनी
और चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था। अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले की अंतिम दलीलें सुननी शुरू की हैं। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों ने दायर की हैं ये सब याचिकाएं। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में नागरिक समाज संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार, कार्यकर्ता शामिल हैं। इसमें से कुछ में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सांसद मोहम्मद अकबर लॉन और जम्मू और कश्मीर के पूर्व वार्ताकार राधा कुमार शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान था। चूंकि इसमें किसी भी बदलाव के लिए राज्य की संविधान सभा की इजाजत की जरूरत होती थी, इसमें 1956 में भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 370 हटाना उस विलय पत्र के विरुद्ध था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कृत्य था। उनकी दलील है कि संविधान सभा को विधानसभा में स्थान पत्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अलग अलग काम करती है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो यह संशोधन नहीं हो सकता था। राज्यपाल जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है उन्होंने संशोधन पारित करते समय और बाद में अनुच्छेद 370 को हटाते समय विधानसभा की जगह ले ली। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्र के पास किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की शक्ति नहीं है क्योंकि इससे राज्य की स्वायत्तता कम हो जाती है और संघवाद पर असर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। अब जानते हैं कि सरकार ने अपने फैसले का बचाव कैसे किया है। सरकार का तर्क है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। चूंकि संविधान सभा भंग हो गई थी इसलिए विधानसभा को यह पद ग्रहण करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हो सकता था। सरकार की दलील है कि इस बदलाव ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत कर दिया है। सरकार ने दलील दी थी कि राज्य के निवासियों के खिलाफ भेदभाव होता था क्योंकि वह भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति शासन में उनके या राज्यपाल की ओर से पारित आदेश राज्य विधानमंडल की ओर से पारित आदेशों के बराबर हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन में स्थिति बदलने में यह काम अवैध नहीं हो जाएगा। सरकार का यह भी कहना था कि उसके पास राज्यों का पुनर्गठन करने की व्यापक शक्तियां हैं। वे किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं को बदल सकती है और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर देगी। यह भी साथ ही कहा गया है कि विशेष दर्जा हटाने से राज्य में विकास, पर्यटन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा मिला, इसलिए यह एक फायदेमंद कदम किया गया था। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।